नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दी एग्जाम जर्नी के करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 जून और 8 जून से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पर भी हम बात करते चलेंगे। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, सेशन की लिंक अपने स्टडी ग्रुप्स में और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन को। शुरुआत करते हैं आज के दिन से। आज का दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 जून है आज। और 8 जून को दो इंपॉर्टेंट डे होते हैं। तो क्या है, हम बात करते हैं। तो पहला है विश्व महासागर दिवस। आइए कुछ फैक्ट पर बात कर लेंगे। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। महासागरों का धरती की सतह पर ऊष्मा के चक्र का संतुलन बनाकर रखने में बड़ी भूमिका है। विश्व महासागर दिवस मनाने का उद्देश्य महासागरों पर मानवीय कार्यों के प्रभाव को लेकर लोगों को जागरूक करना होता है। वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फैसला लिया कि 8 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व महासागर दिवस के रूप में नामित किया जाएगा। और इसके बाद से वर्ष 2009 में पहली बार विश्व महासागर दिवस मनाया गया था। इसकी थीम 2009 में क्या थी? हमारे महासागर हमारी जिम्मेदारी, यह थीम थी। और 2023 की वर्ल्ड ओशन डे की थीम है ग्रह महासागर ज्वार बदल रहे हैं। आपको ये थीम भी ध्यान रखना। चलिए, दूसरा जो नेशनल डे है वो क्या है? तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। आज विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी मनाया जाता है। तो क्या है इस दिन का कुछ खास फैक्ट, देख लेते हैं। देखिए, ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस का आयोजन पहली बार वर्ष 2000 में लिपजिंग, जर्मनी स्थित गैर लाभकारी संगठन जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा किया गया था। ब्रेन ट्यूमर का आशय है मस्तिष्क में असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि से। ब्रेन ट्यूमर के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं दोस्तों। तो ये होता है कैंसर युक्त ट्यूमर और दूसरा होता है गैर कैंसर युक्त ट्यूमर। और 2022 की विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की जो थीम है वो टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। ये थीम आपको ध्यान रखना है। ये 2022 की थीम है, 2023 की थीम अभी आई नहीं है, जैसे ही आती है हम आपको बता देंगे। चलिए, कल हमने क्वेश्चन पूछा था। वह क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? लगभग सभी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए, आज का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है दोस्तों। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम या लोहा? लोहा का मतलब होता है आयरन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, कमेंट आपको करना है, बिल्कुल आवश्यक रूप से करना है। बताइएगा इसका सही जवाब। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कलेगनार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही अंतर्राष्ट्रीय कलेगनार सम्मेलन केंद्र की घोषणा की गई है। कुछ फैक्ट पर बात कर लेंगे। डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि की 100वीं जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घोषणा की कि राज्य सरकार चेन्नई में 25 एकड़ जमीन पर कलेगनार इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाएगी। केंद्र के 5000 लोगों को समायोजित करने की क्षमता वाला एक सेमिनार हॉल, प्रदर्शनी हॉल, पार्क, स्टार होटल और रेस्तरां और बहुमंजिल पार्किंग भी इसमें होगी। अब ये बात है तमिलनाडु राज्य की। तो तमिलनाडु राज्य का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो वो है एम के स्टालिन। और यहाँ के राज्यपाल है आर एन रवि। इमेज में आप देख सकते हैं इन्हें। और तमिलनाडु की विधानसभा सीट है 264। अब इस चीज को भी ध्यान रखना है दोस्तों। तमिलनाडु से संबंधित कुछ और करंट अफेयर देख लेते हैं। तमिलनाडु के मनामदुरई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में विनिर्माण क्षेत्र को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन करने के लिए कारखाना तमिलनाडु संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। तमिलनाडु की पुदुमई पेन छात्रवृत्ति योजना
शुरू हुई है, जिसमें सरकारी स्कूल के छात्रों को 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी तथा मदुरै जिले के अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। ये तमिलनाडु से संबंधित कुछ करंट अफेयर थे जो आपको ये भी ध्यान रखना है। आज के वीडियो के अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में अर्धभूमि और मैंग्रोव संरक्षण के लिए अमृत धरोहर और मिष्टी योजनाओं की शुरुआत किनके द्वारा की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा ही अभी इन योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। आइए कुछ फैक्ट पर बात कर लेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की अर्धभूमि और मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 2 योजनाएं अमृत धरोहर और मिष्टी यानी कि मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम की शुरुआत की है। भारत में अर्धभूमि और रामसर स्थलों की संख्या पहले की तुलना में लगभग 3 गुना बढ़ गई है और भारत में वर्तमान में 75 रामसर स्थल हैं जो अंतरराष्ट्रीय महत्व के अर्धभूमि है और अर्धभूमि पर रामसर सम्मेलन के मानदंडों के तहत ही नामित किया जाता है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के अलावा अंडमान क्षेत्र, गुजरात में कच्छ और जामनगर क्षेत्रों में मैंग्रोव का पर्याप्त आवरण है। और ये भी ध्यान रखना है कि अमृत धरोहर का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में स्थानीय समुदायों की मदद से स्थायी परिस्थिति के तंत्र विकास हासिल करना है। अब दोस्तों, ये रामसर स्थल क्या होते हैं? तो रामसर स्थल अभी समय के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की अर्धभूमि है, जिसे वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि यानी कि आर्द्र भूमियों पर अभिसमय के रूप में जाना जाता है और इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है। यह उस वर्ष सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अभी जो अमृत धरोहर योजना है, कुछ फैक्ट देख लेंगे इसके लिए। तो ये होता है आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने और स्थानीय समुदाय के लिए जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म के अवसर और आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए इन योजनाओं को अगले 3 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। अब मिष्टी यानी कि मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, यह भारत के समुद्र तट के साथ लवण युक्त भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा को प्रदान करेगा। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कितने देश चुने गए हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी 5। 5 देशों को भी अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। ये कुछ फैक्ट पर बात कर लेंगे। वो 5 देश है अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया। तो 6 जून को 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य चुना गया है। नवनिर्वाचित सदस्य 1 जनवरी 2024 को अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे और 31 दिसंबर 2025 तक ये सेवा देंगे। अब देखिए दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंग कौन से हैं तो आपको ध्यान रखना है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा, ट्रस्टीशिप काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके 5 जो स्थायी सदस्य हैं वो कौन से हैं? तो चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिन्हें सामूहिक रूप से P5 के रूप में जाना जाता है। और यूएनएससी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी मेघालय। मेघालय इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। फैक्ट देख लेते हैं। मेघालय राज्य ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। मेघालय सरकार ने विपक्षी वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी की मांगों के अनुरूप 1972 की आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति की घोषणा की है। अब 1972 की सरकारी जो नौकरी है, जो नौकरी आरक्षण नीति में गारो को आरक्षित नौकरियों का 40%, खासी जयंतिया जनजाति को 40% और अन्य जनजातियों को 5% और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 15% पुरस्कार दिया जाता है। अब बात है मेघालय राज्य की। तो मेघालय राज्य की स्थापना कब हुई थी?
1 अप्रैल 1970 में। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय के राज्यपाल हैं श्री फागू चौहान, इमेज में आप देख सकते हैं। और मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा, इमेज में आप इन दोनों को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा वर्ष 2023 में ग्लोबल ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 2.1%। ये प्रश्न का सही जवाब है। आइए कुछ फैक्ट पर बात कर लेंगे। वर्ल्ड बैंक द्वारा वर्ष 2023 में ग्लोबल ग्रोथ 2.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की ब्याज दरों में भारी भरकम बढ़ोतरी करने के फैसले के चलते वर्ल्ड बैंक ने 2023 के लिए ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक को घटाकर 2.1% कर दिया है। अब बात है वर्ल्ड बैंक की, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेंगे। विश्व बैंक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना होता है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय मूल के जो अमेरिकी नागरिक है अजय बंगा, इन्हें 2 जून 2023 को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है अजय बंगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 जून 2023 को भारत श्रीलंका रक्षा संगोष्ठी सह प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कोलंबो। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। फैक्ट पर बात कर लेंगे। रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए यहाँ भारत श्रीलंका रक्षा संगोष्ठी और प्रदर्शनी 7 जून 2023 को शुरू हुई है। श्रीलंका में भारत उच्चायोग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय रक्षा उद्योग, श्रीलंकाई उद्यमी, श्रीलंका सशस्त्र बल, पुलिस और विशिष्ट कार्य बल की भागीदारी देखी जाएगी। इस कार्यक्रम में एक व्यापक प्रदर्शनी होगी जो रक्षा उपकरण निर्माण में दोनों देशों की क्षमताओं को प्रदर्शित करेगी। इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो इस आयोजन का जो उद्देश्य एक स्थिर और शांतिपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए रक्षा निर्माण में भारत की शक्ति को उजागर करना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रीलंका भारत के साथ किस वर्ष तक ग्रिड कनेक्टिविटी के साथ क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण किया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी वर्ष 2030 तक। वर्ष 2030 इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, तो ये किस राज्य में की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश राज्य। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। कुछ फैक्ट पर बात कर लेंगे। मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार परक कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, सीखो और कमाओ योजना युवाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और रोजगार के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए कुल 703 कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। योजना में भाग लेने वालों को 8,000 रुपये से 10,000 रुपये तक मासिक भत्ता मिलेगा और इस भत्ते का जो उद्देश्य है वो युवाओं को सीखने और काम करने के दौरान उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने की सहायता करना है। आपको दोस्तों ये बताना है, ये मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? इसको ये जो प्रश्न हमने पूछा है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। दक्षिण कोरिया में आयोजित अंडर-20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के सिद्धार्थ चौधरी ने पुरुषों को शॉट पुट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कौन सा पदक जीता है? प्रश्न का सही जवाब होगा स्वर्ण। गोल्ड मेडल इन्होंने भी जीत लिया है। आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सिद्धार्थ चौधरी ने दक्षिण कोरिया के येचियन में आयोजित अंडर-20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 19.52 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो रिकॉर्ड कर यह उपलब्धि हासिल की है। अब बात है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, तो देखिए दोस्तों इसका आयोजन है एशियाई एथलेटिक्स संघ द्वारा किया जाता है। यह एशियाई देशों के ट्रैक और फील्ड एथलीटों के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है और इसका उद्घाटन 1973 में किया गया था। आज की वीडियो का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है,
राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड NABH की मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स इनमें से कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, नागपुर एम्स। नागपुर एम्स ही अभी राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश का एम्स बन गया है। दोस्तों कुछ फैक्ट देख लेंगे। एम्स नागपुर नागपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की शाखा है। अस्पतालों के लिए यह राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स बन गया है। यह मान्यता गुणवत्ता और रोगी देखभाल के मामले में एम्स नागपुर को दुनिया के अग्रणी अस्पताल मानकों के बराबर रखती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने संस्थान की अत्याधुनिक सुविधाओं, उन्नत बुनियादी ढांचे और रोगी देखभाल, शैक्षणिक गतिविधियों और अनुसंधान में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रशंसा भी की है। अब देखिए दोस्तों, NABH मान्यता क्या होती है? तो देखिए, NABH मान्यता एक स्वैच्छिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण है जो उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्वास्थ्य सेवा संगठन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों, जो NABH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसा लगा है? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने अन्य स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करके जाइएगा और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आपको वो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट में आप लिख दीजिए। हम हर कमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई भी जरूर करते हैं। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।